हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के एक हाईलाइट्स चैप्टर के बारे में, चैप्टर 10 सर्विसेज। अब जो चैप्टर 9, 10, 11, 12 है ना, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों एक कनेक्टेड चैप्टर है। तो आप अगर इसके नोट्स बनाने बैठोगे ना तो कॉम्प्रीहेंसिव वे में, वैसे तो आप अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज उसको कर लेना, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे की इस बारी ब्यूटी यही है कि इसने ऑर्डर में दिए हैं। तो 9, 10, 11 और 12 के चैप्टर के नोट्स ना आप एक साथ इकट्ठे ही रखना अपनी कंपाइलेशन में, जहाँ पर भी आप कंपाइल करो। क्यों? बेसिकली अगर आप इसको देखो, इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री आती है टर्शरी सेक्टर के अंदर। इंडस्ट्री हमने, लेकिन जो चैप्टर 9 के अंदर बात करी वो बेसिकली चैप्टर 9 ज़्यादातर गुड्स के एस्पेक्ट पे फोकस कर रहा था, कि मतलब गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग जो होती है। अब टर्शरी सेक्टर के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज सर्विसेज भी देती हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमें अर्पित ने बताया था कि सरकार का जितना भी पोर्टल होता है, जो भी यूपीएससी की साइट्स वगैरह, कंप्यूटर का काम होता है, डेटा को रजिस्टर करना होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, जैसे 100 रुपये लॉन्डो की फीस कटती है यूपीएससी का फॉर्म भरते हुए। अर्पित कौन, ये टीसीएस कह रहे थे क्या? हाँ, टीसीएस मैनेज करता है वो, अर्पित ने हमें बताया था। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे ऐसी सर इसके बारे में, इसी चैप्टर के बारे में, अर्पित वाला एग्जांपल को लेकर अभी हम पढ़ेंगे। तो 9 है गुड्स, 10 है चैप्टर ये सर्विसेज के बारे में। अब आप 11 देखना, ये एक्सटर्नल वर्ड है। इसको ना, वैसे एक्सटर्नल वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, इकोनॉमी की भाषा में इसको रो कहते हैं, रो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वहां पर क्या चल रहा है और उसका इंडिया से क्या कनेक्टेड है, इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी का कनेक्शन क्या है। थोड़ा सा इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन का एंगल भी आता है, और हमारा फॉरेक्स इनफ्लो कितना चल रहा है, इंडियन करेंसी एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर कितनी वीक या कितनी स्ट्रांग हो रही है, पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, कि ये तो ये भी चीज़ काफ़ी हद तक कनेक्टेड है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज और सर्विसेज बाहर जाती हैं। ये भी बेचना खरीदना चलता है, आप सबको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ों का। ठीक है, और इसी के चलते फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करने की बहुत अच्छे से ज़रूरत है, ताकि डेटा हमारे पास सिक्योर रहे और हम एंगेज कर सकें बहुत अच्छे से दूसरे कंट्रीज के साथ। जैसे कोविड के टाइम पे अगर आप मान लो, हमारे प्रधानमंत्री ने और मंत्रिमंडलों ने जितने भी अन्य देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से बात करी, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें एक बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हो कि फ्रेंड था ये चीज़ करने में। कि उस टाइम पर लॉकडाउन के समय पर ट्रैवल नहीं करा जा सकता था, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने बाधाएं सिर्फ लॉकडाउन के चलते ही नहीं, जितने अभी हम लोग बैठे हुए हैं उनके बीच में भी मिटाने का काम करा है। कि फिजिकल, अब एक बार बताओ, अगर फिजिकल मीटिंग करते तो अंकिता, महाराष्ट्र में आप रहने वाली, आप क्या जानो कि दिल्ली में बैठकर या ग्वालियर में बैठकर कोई एक बंदा यूपीएससी की क्लास ले रहा है ना? आप क्या जानो कि आप मतलब बीइंग अ मैरिड विमेन, आप वहाँ से आके आपको हस्बैंड परमिशन दे, फिर आप ग्वालियर में आके कमरा लेकर रहो, ये रहो। तो आप फटाफट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और मान लो कि आप क्लासेस ऑनलाइन होते हुए भी अगर आप रेगुलरली अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो ये जो पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग सिस्टम है, आपको सामने स्क्रीन दिख रही है, मेरा पेन चलते हुए दिख रहा है, ये सारा का सारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से ही तो हुआ है। और कुछ ऐसा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है देश में जो कि डेवलप होता रह रहा है, देश को चार चांद लगा रहा है। ये सारी चीज़ें ना इंडस्ट्रीज और सर्विसेज के माध्यम से, सरकार और प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से पॉसिबल हो पाई। इसलिए चार चैप्टर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में पढ़ने हैं, इनको अलग अलग मत मानना। ये एक ही चीज़ है, एक पूरी कहानी है जो कि इकोनॉमिक सर्वे ने 4 एपिसोड्स के अंदर बना दी है। बस आप ऐसा लेकर चलना है इसको, ठीक है? तो अपनी इंडस्ट्री अगर समझ लिया था ना चैप्टर 9 में, तो अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। सर्विसेज सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, कैसा परफॉर्म करा सर्विस सेक्टर ने। पहले मुझे ये बताओ, ये सर्विस सेक्टर का रूप क्या है हमारे देश के अंदर, मतलब क्या ग्रोथ होती है सर्विस सेक्टर से। मान लो कि आप कोई सर्विस कर रहे हो, आप कोई सर्विस दे रहे हो, इससे क्या हो जाएगा, कैसे, इससे कैसे जीडीपी बन जाएगी, मुझे समझाओ ज़रा। मुझे नहीं आता समझ में ये वाली बात। मान लो इंटरव्यूअर आपसे बोले नहीं पता मुझे, आप बताओ सर्विसेज कैसे कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी के अंदर, बोलो। वो तो ठीक है, नॉर्मल सी बात, तो हर चीज़ इकोनॉमी में, हर चीज़ प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाती है। वेरी गुड, बस यही जानना चाहता था। गुड्स में हम लोग ठूसने के लिए या उसे पहनने के लिए या कुछ भी यूज़ करने के लिए हम लोग पे करते हैं ना, सर्विसेज के लिए भी हम लोग पे करते हैं।
छोटी सी एक बात कर लो इकोनॉमी की, बाल कटवाना सर्विस है कि गुड है बताओ? मयूर, नाई की दुकान पे जाते हो तो उसका वो कंघी कैंची तेल के डब्बे सब उठा कर ले आते हो क्या? घर पे खरीद लेते हो उससे कुछ? ट्रिमर वगैरह खरीद के ले आते हो? नहीं ना। सर्विस हम लोग लेते हैं। सर्विसेज हम लोग लेते हैं। और अर्पित, जैसे हमें कहीं ना कहीं ट्रैवल करना है और हम ये सोचे कि अब कौन बाइक निकाले, कौन गाड़ी साफ़ करवाए धुलवाए, है ना? तो मेट्रो ले ली, ओला उबर बुला ली, ये सब क्या है? सर्विसेज ही तो है। ठीक है। सर्विस बेसिकली क्या है कि कोई भी इकोनॉमी की बात हो, मैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बता रहा हूँ ताकि जिसको जीरो अंडरस्टैंडिंग भी है उसको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर है क्या, आशिमा, अशप्रीत, अंकिता, सब लोग ये जानने की कोशिश करो कि सर्विसेज के लिए बेसिकली ना एक पर्सन है जो कि जिसको हम लोग कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर। ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, बदले में इसको पेमेंट मिलती है अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, जो सर्विस कंज्यूमर है, जो सर्विस ले रहा है, वो सर्विस क्यों ले रहा है? हम तो जनरली यही सोचते हैं ना कि गुड्स लिए जाते हैं भाई, कोई खाने पीने की चीज़ लेकर आओ, पहनने की चीज़ लेकर आओ, रखने की चीज़ लेकर आओ। सर्विस क्यों लेते हैं लोग? ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि पता है आपका ऑलरेडी मतलब ना टाइम वेस्ट करवा सकती है इंटरव्यू रूम में सोचने पे कि आप कहोगे भाई मेरे जबान पर आंसर है इस चीज़ का, लेकिन मैं कैसे बोलूँ, पता नहीं मैं क्या बनाऊँ इसके लिए सेंटेंस सामने वाले को कन्विंस करने के लिए। हम सर्विस क्यों लेते हैं? बताओ। हाँ बिल्कुल। हाँ। हाँ ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई। बिल्कुल। सर्विस बेसिकली हमारा अर्पित सौबात की एक बात, हमारी जीवन का पार्ट है जैसे गुड्स है। हर चीज़ को कि हम कंज्यूम नहीं कर सकते, सिर्फ पहनने के लिए ही नहीं होता हमारा पैसा। हमें बेसिकली अपनी लाइफ को, जैसा कि आपने बोला, स्मूथली चलाने के लिए ना हमें उस पर भी पैसा खर्च करना ही पड़ता है। अब जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे मयूर ने ही बोला कि अगर हमें कोई सामान मंगवाना है और वो नहीं मिलता दिल्ली के अंदर, हमें केरला से या कहीं कोचिन से, विशाखापट्टनम से, इंडिया के बाहर से मंगवाना है, तो बेसिकली वो जो चीज़ आएगी हमारे पास, भले ही गुड आ रहा है, वो आइटम आ रहा है आपके पास, कुछ ना कुछ, कोई चीज़ है, कोई टैबलेट है, कोई फ़ोन है, कोई लैपटॉप है, कुछ भी है, वो आपके पास ऐसी चीज़ आ रही है, कोई खिलौना है, कोई चॉकलेट्स हैं, कुछ भी है। लेकिन वो बेसिकली जो एक आएगा आपके घर पे, जो चीज़ आएगी वो किसी ना किसी सर्विस के माध्यम से आएगी। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है बेसिकली, वो आप तक उस गुड को, हो सकता है या फिर आपकी ज़रूरत की किसी चीज़ को आप तक प्रोवाइड करने के लिए आपको, आप उसको पे कर रहे हो। अब यहाँ पर जो सर्विस है ना, इकोनॉमी में सर्विस लोग लेते क्यों हैं? अब ये बताओ, कौन कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ये बताओ। नहीं नहीं, कौन कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए? फिजिकल नीड्स कैसी सर्विस होती है मैडम ये? हाँ बिल्कुल। मसाज लेना नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं तो अच्छे टोन में पूछ रहा हूँ, गंदी बातें तो करता ही नहीं मैं कभी किसी से। ठीक है। फिजिकल नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स हम कह सकते हैं। मैं बता देता हूँ। एक सॉफ्ट सा म्यूजिक चलाऊंगा अशप्रीत, ठीक है, आपके घर आऊंगा, आपके बालों पे अपनी नरम 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 उंगलियां चलाऊंगा, ठीक है, जिससे आपका जन्मों जन्मों का स्ट्रेस हो सकता है उतर जाए। बदले में क्या लेकर जाऊंगा? हाँ, थैंक यू नहीं, ये कह रही थी थैंक यू बोल दूंगी, आई लव यू बोल दूंगी, हट। पैसे नहीं चाहिए। थैंक यू, आई लव यू। ठीक है। सच में बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकल नीड्स ये थे। भाई आप काउंसलर की देख लो, वैल्यू काउंसलिंग सेशन देख लो। ठीक है। हाँ जी। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी कि फिजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, और किस प्रकार की नीड्स, और किस प्रकार की नीड्स फुलफिल होती हैं सर्विस से। हाँ। टेक्निकल, टेक्निकल जैसे कैसे? हाँ। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं कुछ कुछ प्राइवेट कंपनियां सरकार को, क्योंकि सरकार इतना इनोवेटिव नहीं, वो नहीं हो सकती है ना। एसबीआई। अच्छा हाँ, अरे एक बारी क्या हुआ था, आप लोगों को पता होगा शायद से, ये खबर आई थी।
आज से 2-3 साल पहले की बात है, यूपीएससी की साइट हैक हो गई थी कुछ देर के लिए। वो मरा हुआ एक डोरेमोन आ रहा था उस पर जब आप सर्च कर रहे थे, और डेटा, है ना, दो, वो डेटा जो है वो ब्रीच मतलब हो गया था, थोड़ा सा पहुंच गया था किसी ना किसी के पास, लेकिन फिर पूरी साइट को रीजुविनेट करके वापस यूपीएससी ने फिर हासिल करा था उसको। ठीक है। अब सर्विस सेक्टर की परफॉर्मेंस की अगर हम लोग डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करें, तो इंडिया का जो सर्विसेज जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, मतलब इंडिया से सर्विसेज बाहर कितनी जाती हैं। अब इसका बहुत छोटा सा अगर मैं माइन्यूटली आपको एग्जांपल दूं, डीयू के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्पेशल प्रोफेसर्स होते हैं, अर्शप्रीत, आशिमा, आप लोगों ने भी सुना होगा अपनी कॉलेज लाइफ में, कि वो लोग स्पेशल क्लासेस लेने जाते हैं, देने जाते हैं संस्कृत की, हिंदी की, और जो भी है लिटरेचर की क्लासेस, हिस्ट्री की क्लासेस, इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन नेशनल मूवमेंट की, बहुत सारी जगह पर दूसरे स्कूलों में, दूसरी कंट्री के यूनिवर्सिटीज़ में, हाई स्कूल्स में ये जाते हैं देने, और इनको इनके लिए अच्छा पे स्केल मिलता है, होटल में रुकने की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ये तो हो गया एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने दिया कि टीचिंग सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट होता है। कई लोग जानते नहीं है, बस वही वाली बात है ना, इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें स्प्रीत होती है, साला प्लेटफॉर्म ही नहीं पता चलते आज तक ऐसे कि है कहाँ ऐसी चीज़ें हो कर रही हैं और कैसे हो रही हैं। ठीक है। तो इंडिया के जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा है, उसमें काफ़ी बूस्ट हुआ है वो। क्यों? बिकॉज ऑफ हायर डिमांड फॉर डिजिटल सपोर्ट। हमारे देश में अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। क्लाउड सर्विसेज, ये क्लाउड सर्विसेज क्या होता है, ये एक थोड़ा सा आप लोगों के लिए टेक्निकल या नया टर्म हो सकता है, लेकिन आपने फिर भी क्लाउड सर्विसेज सुना होगा। आप में से अगर जितने लोग ना एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, iOS डिवाइस के अंदर हमेशा क्लाउड एक स्टोरेज आप सुनते होगे, या फिर नॉर्मल फोन्स और डिवाइसेस के अंदर भी आपने कहीं ना कहीं इसको सुना होगा, आई क्लाउड, है ना। अगर नहीं भी सुना है तो चलो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये तो चलो आई क्लाउड एक तो एक स्टोरेज फॉर्म में हो गया, लेकिन क्लाउड सर्विसेज जनरली क्या होती हैं, जब आप कोई भी सर्विसेज अभी तक दुनियादारी में रहकर फिजिकल फॉर्मेट के अंदर ले रहे थे, यानी कि जैसा कि अंकिता का एग्जांपल मैंने दिया कि वो महाराष्ट्र में रह रही थी, तो यूपीएससी की क्लासेस मान लो यही अगर हम 40 साल 50 साल पहले ले रहे होते, तो डेफिनेट सी बात है, या तो मुझे महाराष्ट्र जाके उसकी क्लास लेनी पड़ती या उसको दिल्ली या ग्वालियर आना पड़ता मेरे पास। अब लेकिन हो क्या गया है, यही सारी बातें जो कि मैं उससे ऑफलाइन मोड में करता, लेकिन मैं ऑनलाइन मोड में करने के केपेबल इसलिए हूँ बिकॉज ऑफ क्लाउड सर्विसेज। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने जब मेरा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करा था तो मुझे सबसे पहले कहाँ सुना था, कहाँ देखा था आप लोगों ने मुझे? कैसे आपको पता लगा ये ट्रू आई एस एंड पी सी एस है, या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, या कुछ सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, करवाना चाह रहा हूँ, और उसके लिए कुछ पे स्केल मेरा इतना इतना है? कहाँ सुना आपने ये सब मेरे बारे में? यूट्यूब पे। उसके बाद आप लोगों ने मुझसे पूछा कैसे कि कोर्स की डिटेल बताओ, फीस कितनी है, कितने ड्यूरेशन का होगा? टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे पूछा। जब आप सेटिस्फाई हो गए मेरे रिस्पॉन्सेज से, तो आप लोग हर महीने मुझे अपनी फीस कैसे भेजते हो? घर आते हो मेरे पैसे देने मुझे, यूपीआई से या पेटीएम से भेजते हो ना? और हम में से आज तक कोई एक दूसरे से फेस टू फेस मिला है क्या? नहीं ना। अशप्रीत तुम चुप रहना, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अच्छा, नहीं नहीं, तो हम लोग नहीं मिले हैं जनरली, ज़्यादातर लोग हम में से 90% लोग नहीं मिले हैं। लेकिन ये हम फिर भी अपना काम, आपका काम हो रहा है, आपको जो सर्विस चाहिए मिल रही है, क्लासेस चंगी चल रही हैं आप लोगों की, और आपको सर्विस देने के लिए मैं आपसे जो पैसा लेता हूँ वो भी मेरे पास पहुँच रहा है। ये सब कुछ जो हमारे बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है ना, ये क्लाउड सर्विसेज है। क्लाउड सर्विसेज का एक छोटा सा जो प्लेटफॉर्म है जो कि आप रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करते हो, वो है व्हाट्सएप। ठीक है। व्हाट्सएप अपने मैसेजिंग ऐप के थ्रू आपको क्लाउड सर्विस देता है। बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं जो कि आपको किसी ना किसी प्रकार की पेड सर्विस देते हैं कि ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो। एक छोटी सी बात ईशा, जो ट्रेडिंग टिप्स होती हैं जैसे कि ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, इसके लिए भी ये टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं ना, ऑफर होते हैं इस पर, आप उनको देखकर, स्क्रीनशॉट्स को देखकर उनको ज्वाइन करते हो, कुछ ना कुछ करते हो। और ऐसे ही हम कहीं ना कहीं किसी के पास जाते हैं ना कि यूपीएससी का कोई कोर्स ज्वाइन करना है, तो उसका
यूट्यूब चेक करा, उसने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है टेलीग्राम का, जैसा कि आपने अभी सारे लोगों ने मेरे एग्जांपल से ये चीज़ क्लियर करी। आप समझ गए क्लाउड सर्विसेज क्या होता है? अशप्रीत, दिस क्लाउड इज नथिंग टू डू विद द आसमान वाला क्लाउड, ठीक है? ये बेसिकली वो है कि डिजिटल माध्यम से हम किसी भी चीज को, किसी भी सर्विस को एक्सेसिबल बना सकें, जिसके लिए अभी तक आप कह सकते हो कि फेस टू फेस रूबरू होना पड़ता था, फिजिकल प्रेजेंस करनी पड़ती थी आज से कुछ साल पहले। तो क्लाउड सर्विसेज के लिए आप क्या कह सकते हो कि ब्रह्मास्त्र की तरह किसने काम करा है? अगर ये वर्ड आपके सामने आ जाए कि मतलब क्लाउड सर्विसेज को पॉसिबल किसने बनाया है? इंटरनेट ने, ठीक है? क्या ये गूगल मीट के थ्रू जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको, ये देखो, ये देख रहे हो, इस पे लिखा रहा है यू आर प्रेजेंटिंग, ठीक है? मैंने कैमरा ऑफ कर रखा है, अगर मैं कैमरा ऑन कर दूं तो ये है, आप मुझे सुन पा रहे हो। क्या ये गूगल मीट भी एक तरीके से क्लाउड सर्विस है है ना? मैं अभी इसके थ्रू स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, पावर पॉइंट के थ्रू। ये रिकॉर्ड है, यहां पर जाकर ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? ये सेव हो जाएगा, अनलिमिटेड टाइम आप लोग इसको देख सकते हो। क्या ये भी क्लाउड सर्विस है? मान लो कि ऑफलाइन आप मेरे पास आ रहे होते, मेरे मुंह से जो निकल गया एक बारी किसी चीज की एक्सप्लेनेशन, वो निकल गई ना। अंकिता, क्लास किसी भी रीजन से आपने मिस कर दी, आशमा आप नहीं आ पाए किसी भी रीजन की वजह से, दूसरों से सिर्फ पूछ ही तो पाओगे ना कि इन्होंने क्या करवाया था, मुझे नोट्स दे दे। वो फील कर पाओगे क्या कि जो इन लोगों ने बैठ के रियल क्लास में फील करा होगा? क्या नहीं ना। लेकिन रिकॉर्डिंग के मीडियम से वो चीज़ पॉसिबल है आप लोगों के लिए, सबके लिए, चाहे 3 महीने बाद क्लास देखो, चाहे 3 साल बाद देखो, या फिर अगले दिन देखो, या 3 घंटे बाद देखो, सेम वही चीज़ सुनने को मिलेगी ना, जो कि किसी ने क्लास मिस भी कर दी होगी और जिसने ली थी। दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं रहेंगे ना? बताओ, है ना? क्लाउड सर्विसेज ने अशप्रीत जीना कैसे हराम कर रखा है लोगों का। ओवर यूजेस नहीं, तुम्हारे बंदे से लड़ाई हो गई, उसने कहा तू मुझसे बात क्यों नहीं करता, उसने कहा अपने मैसेज देखिए, देखे हरकतें देखते रही। हाँ, हाँ, डबल टिक के बाद ब्लू ब्लू टिक लगा के अश्प्रीत उसके मैसेज छोड़ रही है। मैं तो लिए अब कुछ फील ही नहीं करती पहले जैसा। हमारी आशमा क्या करती है लड़कों के साथ, है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मॉडर्नाइज हो चला है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से जो सर्विसेज हैं वो, उसका एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन में कौन सी बात हो रही है, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसलिए मैं आपको बता रहा था सारे चैप्टर्स कनेक्टेड है। ये रहा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, और एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी ये चीज़ जा रहा है। अब समझ गए ना चारों चैप्टर कनेक्टेड कैसे हैं? आप एक को पढ़कर सेटिस्फाई नहीं हो सकते, ना ही आपके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनेंगे। चारों को एक साथ आपको कॉम्बिनेशन में लेना है, ठीक है? उसके बाद भारत स्पेसिफिक बात करते हैं। साल 2021 में इकोनॉमिक सर्वे में ये बताता है इंडिया वॉज अमंग द टॉप 10 सर्विसेज एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके पीछे क्या रीजंस रहे हैं इंडिया के, ये वाले आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है साल 2023 में बन जाए, 24 में बन जाए। आने वाले 3 से 5 साल के अंदर अंदर ना ये क्वेश्चन आपको मेंस के अंदर बनेगा। देखिएगा कि इंडिया ने टॉप 10 की जो ये पोजीशन हासिल करी इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट, इसके पीछे रीजंस क्या रहे हैं, ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है? उसके बाद इंडिया का जो शेयर है इन द वर्ल्ड कमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट, वो इंक्रीज हो गया है 2015 से लेकर 2021 तक। वो इंक्रीज हुआ है 5 से 6 साल में। कितना? 3% था, 4% इंक्रीज हो गया है। अब एक बात सुनना, ये जो कमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट है ना, ये 1% भी बहुत होता है, बहुत होता है। जीडीपी में चार चांद लगा देगा। क्यों? क्योंकि हम जब बाहर की कंट्रीज को सर्विसेज देंगे, सर्विसेज का एक्सपोर्ट करेंगे, हमें उनसे क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? इनकम। इनकम, हाँ ठीक है। इनकम किस फॉर्मेट के अंदर शाइनी? इकोनॉमिक्स एमए वाली लड़की ऐसे बात कर रही है मुझसे। एफडीआई नहीं ओए। हाँ, फॉरेक्स। फॉरेक्स बेसिकली। तो इससे हमारे कौन से रिजर्व्स बढ़ेंगे? फॉरेक्स रिजर्व्स, ठीक है? उसके बाद सर्विसेज सेक्टर के पास पैसा भी काफ़ी हद तक गया है, ठीक है?
क्रेडिट मिला है सर्विस सेक्टर को। अच्छा, सर्विस सेक्टर को ग्रोथ पाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है क्या? लास्ट लेक्चर में अंकिता मेरा एग्जांपल याद है? मुझे किसी बायजूस ने या किसी ने सपोर्ट करा, याद है वो वाली चीज? है ना? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा जो टीचिंग प्लेटफॉर्म है, कोई ग्लोबल रेप्यूटेड कंपनी अगर इसे सपोर्ट करवाना चाह रही है और वो इसमें पैसा इन्वेस्ट करे, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि करंट सब्सक्राइबर से और करंट ऑडियंस जो है मेरी, मैं उससे बहुत ज़्यादा रीच ले सकता हूं? मतलब जितनी है उससे ज़्यादा ही पहुंच पाऊंगा, है ना? तो क्रेडिट की जरूरत होती है सर्विस सेक्टर को। बिल्कुल होती है। सर्विस सेक्टर को क्रेडिट कोई कौन देगा? पहले चलो यही बता दो, कौन देगा? ये वो वाला क्रेडिट नहीं, शॉर्ट टर्म पे पैसे देकर नहीं। शायद समझ पा रहे हो ना इसको, कि क्रेडिट सर्विस सेक्टर को मिलेगा, कौन देगा? स्टेक होल्डर। सबसे बड़ी बात है, बैंक वगैरह भी तो दे सकते हैं। भाई आपका एक प्लान है शाइनी, अर्पित, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का, या कोई भी, जैसे मतलब मान लो आपको लगता है, मान लेते हैं अर्शप्रीत, आपकी बात कर लेते हैं, आप जनकपुरी में एक भांगड़ा एकेडमी खोलना चाहते हो, ठीक है? आपको पैसों की जरूरत है उसके लिए, आप 3-4 फ्लोर की वो बनवाना चाहते हो एकेडमी। सारा का सारा पैसा आप खुद से तो नहीं लगाओगे ना, आपका सिविल अच्छा है, आपको लोन मिल सकता है बैंक से, तो आप ले लोगे ना बैंक से लोन, अगर ऐसा हो सकता है, रेदर देन वन गो में पूरा पूरा पैसा लगाना। कि अगर आपका प्लान ठोस है कि आपको पता है इतने स्टूडेंट्स आएंगे, इतनी फीस निकल जाएगी, और उससे बैंक की किस्तें भी निकल जाएंगी, और मुझे प्रॉफिट भी होता रहेगा, और बिल्डिंग का किराया वगैरह सब निकल जाएगा, है ना? दिल्ली में जितने, क्या हम ऐसा कहते हैं कि अगर सर्विस सेक्टर के टर्म्स में अगर हम लोग बात करें एजुकेशन हब की, यूपीएससी के पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट्स की, करोल बाग एरिया की, ओल्ड राजेंद्र नगर की, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स ने, बाजीराम, रवि, विजन आईएएस, जीएस स्कोर, और इन सब ने क्या कुछ ना कुछ क्रेडिट ले रखा होता है, एक बिल्डिंग से 2 बिल्डिंग बनाने के लिए, 2 से 4, 4 से 16, और शहरों शहरों में अपने इंस्टीट्यूट खोलने के लिए। बताओ, या फिर सारा का सारा पैसा रुपये अपनी जेब से ही लगाते हैं, कि कोई लोन वोन नहीं, बैंकों से कुछ नहीं चल रहा होता, हेरा फेरी होता है ना? तो ये जो क्रेडिट है ना सर्विस सेक्टर को, इट हैज़ ग्रोन बाय ओवर 16% सिंस जुलाई 2022। यार क्रेडिट बढ़, चलो मिलने लगा है, लेकिन सिर्फ ये तो अच्छी बात नहीं होगी ना। सिर्फ क्रेडिट मिल गया, चलो ठीक है, बैंकों ने पहली बार फर्स्ट टाइम अपने कस्टमरों को ट्रस्ट करके कुछ दे दिया, वो कह रहे हैं कि हम ऐसा ऐसा सर्विस, क्या कहते हैं, प्रमोट करवाना चाहते हैं, चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन सर्विसेज सेक्टर को भी क्रेडिट मिलेगा, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है? बिकॉज जो जो लोग लोन ले रहे हैं किसी भी माध्यम से, वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? चुका भी रहे हैं। शाइनी, बैंक एक ही बार तो पैसा दे देगा ना ऐसे फ्रॉड कस्टमर को, है ना? बार बार तो नहीं देगा। लेकिन अगर हमारे देश में कह रहा है कि सिंस जुलाई 2022 16% इजाफा हुआ है सर्विस सेक्टर के अंदर, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो जो लोग सर्विस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए लोन ले रहे हैं, तो दे आर इन अ पोजीशन के वो चुका भी रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट को अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, है ना? या फिर स्टेक होल्डर्स वगैरह के रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे उसमें हो रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं ये। उसके बाद रोबस्ट एक्सपेंशन इन पीएमआई सर्विसेज, ये मैंने आपको बताया था। क्या है ये पीएमआई? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। जैसा कि हमने मैन्युफैक्चरिंग में देखा था, ऐसे सर्विसेज का भी होता है। अब मुझे बता दो ये क्या बताता है? मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखाया था गूगल क्रोम पे जाकर। क्या दिखाता है? अगर पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग जो था और यहाँ पर पीएमआई सर्विसेज आ गया है, ये दोनों चीज़ें क्या दिखाएंगी? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या दिखाता है? बेसिकली इकोनॉमी का रुख किस तरफ है, याद है? हवाएं किस तरफ बह रही हैं, कौन कौन सी सर्विसेज आने वाले टाइम में बूम करेंगी, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये सब चीज़ें। आज के टाइम में अगर अर्पित, आप और मैं एक ऑटोमोबाइल ब्रांड लाना चाहते हैं, ज़्यादातर किस चीज़ में हमें सक्सेस मिलेगी अर्पित? हम पेट्रोल गाड़ी लाएं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएं? बताओ। ईवी ना, ये चीज़ है। ये हमें कैसे पता लगा? इकोनॉमी के रुख को देखते हुए, कि आने वाले टाइम के अंदर ट्रेंड कहाँ बता रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, हम फ्यूचर तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन ट्रेंड उसी दिशा में बह रहा है ना। हमारी कोई भी एक एक्सपेक्टेशन, कोई भी एक चीज़ है, हाँ कंपनी को हम अच्छे से ना चला पाए, कंपनी उस वजह से डूब जाए, वो एक अलग फैक्टर है।
लेकिन ईवी का डिसीजन लेना, इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिसीजन लेना, ये तो हमारा गलत नहीं है ना आने वाले ट्रेंड को देखते हुए। यही है पीएमआई सर्विसेज। ये इंडिकेट करता है कि जो सर्विस सेक्टर जो एक्टिविटी है वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छे से इजाफा हुआ है सिंस जुलाई 2022। अब देख रहे हो बहुत रीसेंट है, बहुत रीसेंट है, यानी कि हमारी इकोनॉमी ऐसे ऐसे सर्विसेज की तरफ बढ़ रही है, ऐसे ऐसे सर्विसेज के सेक्टर आए हैं जिनका आने वाले टाइम के अंदर जो रुख है वो बहुत तेजी से ऊपर उठेगा। मुझे क्या बताओ, जुलाई 2021 तक कोविड की दूसरी लहर सामने थी, जुलाई 2022 में पीएमआई सर्विसेज के अंदर इजाफा हुआ है। ये चीज़ एकदम से कैसे बढ़ गई, कोविड के एक साल के बाद ये चीज़ कैसे बढ़ गई कि ये रोबस्ट एक्सपेंशन इसका होता जा रहा है, बहुत अच्छे से एक्सपेंशन होता जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 के बाद ये चीज़ हमारे सामने क्लियर हो गई है ना कि कौन कौन से सेक्टर्स बढ़ेंगे, कौन कौन से नहीं बढ़ेंगे। क्या आज के टाइम में कोई ये कह सकता है कि ऑनलाइन कोचिंग नहीं चलेगी इंडिया के अंदर? बताओ। नहीं ना। 2019 में अगर या 18 में बैठकर हम लोग अगर ऐसे पढ़ रहे होते, या फिर कोई ऐसी अगर चीज़ होती कि ऑनलाइन सर्विस देने की कोशिश करी जाती, तो एक बार बताओ, चलो ये छोड़ो, हमारे कोर्स को छोड़ो, बायजूस वगैरह ये सब तो तब भी ऑनलाइन ऑनलाइन मीडियम को प्रमोट करते थे, लेकिन क्या अर्पित इनको इतने कस्टमर मिले थे उस टाइम पर? ये कितनी स्कीम चलाते थे? क्या इनकी प्रमोशन पॉलिसी उस टाइम पर बूम नहीं कर रही थी? क्या बताना, न्यूज़पेपर में ऐड नहीं आती थी क्या? है ना, कोचिंग में, लेकिन ज़्यादातर लोग ऑफलाइन जाना प्रेफर करते थे ना। लेकिन अब ट्रेंड क्या हो गया, चाहे ऑनलाइन चले जाओ चाहे ऑफलाइन चले जाओ, लोग हैबिचुअल हो गए स्क्रीन की तरफ देख देख के, राइट। अब अर्पित, आप ये कह सकते हो अपनी कंपनी से कि सर मुझे सैलरी देते रहना, जो काम बोलोगे वो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं स्क्रीन नहीं देखूंगा कभी भी, ना मोबाइल ना लैपटॉप, ये मेरी आदत ही नहीं है। कमा पाओगे, आपका जीवन चल पाएगा, जो कि आपकी जॉब है, जो प्रोफाइल है, पॉसिबल ही नहीं है ना आपके लिए कुछ भी करके। यही चीज़ है। तो सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ जीवी एट बेसिक प्राइसेस, सर्विस सेक्टर ने कितनी वैल्यू एडिशन करी है इकोनॉमी के अंदर 2019-20 में 6.3%, 2021 में कोविड-19 के टाइम पे माइनस में चली गई। माइनस में क्यों चली गई? पूरी इकोनॉमी बंद थी, और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी भी। तो सर्विसेज का आदान प्रदान हो ही नहीं रहा था, और नई नई जो सर्विसेज जो आ भी रही थी वो टिक क्यों नहीं पा रही थी? क्योंकि सर्विसेज को लेने के लिए कस्टमरों को क्या देना पड़ता है? पैसा, और वो था ही नहीं। चलो नॉर्मल सी बात कर लो, हम लोग इस टाइम पर ग्लोबल इकोनॉमी की क्यों बात करें? कितने लोग कोविड की पहली वेव के टाइम पर बाल कटवाने जा रहे थे? बात पैसे की नहीं है यहाँ पर, बात पैसे की नहीं है। क्या हम सब ने जब कोविड रिसेंटली आया तो जिसके बाल लंबे थे, घर पे ही ट्रिमर और कैंची से बाल कटवाए हैं पापा मम्मी से कि नहीं, या फिर मम्मी ने पापा के काटे हो बाल? हुआ है ऐसा कि नहीं हुआ है? हमें डर था ना बेसिकली कि कोविड कैच ना कर लें हम सैलून जाकर, या फिर या तो बाल बढ़ने दिए हैं या घर पे कटवाए हैं, चाहे कैसे भी कटिंग हुई हो। डू यू एग्री और नॉट? बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मुझे ये बताओ, ध्यान से देखना ये दो चीजें। हम लोग अभी तक हर एक चैप्टर के अंदर जो ग्राफ पढ़ते थे, कोविड के बाद ना वो एकदम से बढ़ता था, जैसे देखो 3.3% से ये, उसके बाद एक पुल बैक लेता था। आप किसी भी चैप्टर के ऐसे ग्राफ्स को देख लो, कोविड के बाद इमीडिएटली वो चीज बढ़ी, ठीक है, और उसने स्लाइटली एक पुल बैक मारा। अब लेकिन आप यहां पर आ जाओ, ये जो सर्विस सेक्टर है कोविड के बाद पूरी 100% तरीके से रिकवर हो गया, 100% से भी ज्यादा, -7.8 से 7.8 तो कंप्लीट कर लिया, 8.4 पे चला गया। उसके बाद इसने पुल बैक क्यों नहीं मारा? ये 9.1% पे क्यों बढ़ता चला गया? बिकॉज सर्विसेज सेक्टर के अंदर नई नई जो सर्विसेज आई हैं इकोनॉमी के अंदर, वो बूम कर रही हैं अभी भी, राइट। जैसे अगर आप इसके अंदर बात कर लो बड़ी सारी ऑनलाइन सर्विसेज की, लोग जिन चीजों से पीछे हटते थे अब उन्हीं चीजों का सहारा लेकर ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ। कंफर्ट जोन है ना। एजुकेशन की बात कर लो, अब तो ये चीज मानते हो ना आप लोग के
जितना अगर ऑफलाइन का क्रेज था तो वो क्रेज कम होकर ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गया। दिल्ली में आशमा, क्या जो कोचिंग है, स्कूल के बच्चों की जो कोचिंग है, अब क्या सिर्फ ऐसे ही वो रह गई है कि आपको उनके घर जाना है या फिर स्टूडेंट्स को आपको आपसे फिजिकली मिलना है, चेहरा देखना है, बेसिकली वर्ड टू वर्ड बात करनी, मतलब पर्सन टू पर्सन बात करनी है? क्या सिर्फ यही रह गया कि अगर ऑनलाइन पढ़ाओगे तो कोई नहीं आएगा कि आपके पास पढ़ने? आएंगे ना। ये चीज़ है। आपने पूरी यूपीएससी की जर्नी जो मेरे साथ कंप्लीट करी है शुरू से लेकर अभी तक, अश्विनी आप भी जब पहली बार आए, आपका 90% एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा है? 95 कहूंगा बल्कि मैं परसेंट, जबकि आप तो मेरे घर के दोनों पास रहते हो, बिल्कुल पैदल पैदल के डिस्टेंस पर रहते हो। कैसे कवर करा आप लोगों ने मेरे साथ यूपीएससी की जर्नी? ऑनलाइन क्या ऑफलाइन? ऑनलाइन। और नॉलेज बेस में मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे कोई कमी है किसी और पर्सन से जो कि अगर ऑफलाइन पढ़ रहा होता तो। ये चीज़ है। सर्विस सेक्टर की कुछ परफॉर्मेंस देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली यहाँ पर 5 डोमेन्स की बात करता है। सबसे पहले रियल एस्टेट, ठीक है। 50 रियल एस्टेट किससे रिलेटेड होता है वैसे? प्रॉपर्टी हाउसिंग, ठीक है। 50% ग्रोथ हुई है, 50% बढ़ गया ये 2021-22 में ये सेक्टर, ठीक है। छोटा छोटा मोटा अगर आपके पास कभी भी पैसा होता है तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जे एल एल्स 2022, ये एक प्राइवेट इंडेक्स है। अब मैं जे एल एल की फुल फॉर्म दिखा देता हूँ, मैंने इसलिए बनाकर नहीं बैठा इसको। इसका नाम देखो आप, जॉन्स लैंग ला सैले, ठीक है। आपको बिल्कुल भी याद रखने की इसको ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट है क्योंकि ये प्राइवेट इंडेक्स है। अकॉर्डिंग टू जेएलएल्स 2022 ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, इंडिया का जो रियल एस्टेट मार्केट ट्रांसपेरेंसी है वो टॉप 10 में है। इट इज़ अमंग द टॉप 10 मोस्ट इम्प्रूव्ड मार्केट्स ग्लोबली, यानी कि हमारा रियल एस्टेट मार्केट एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल रियल एस्टेट मार्केट, प्रॉपर्टी मार्केट, हाउसिंग मार्केट, जो भी है ये, उसके कंपैरिजन में इंडिया क्या अच्छी खासी ग्रोथ पकड़ रहा है क्या? क्या वो ग्रोथ होती हुई दिख भी रही है? क्या वो ग्रोथ ट्रांसपेरेंट है? जी यस। पहले वो ग्रोथ हिडन थी कोविड से पहले, लेकिन साल 21-22 के अंदर, 2021-2022 के अंदर 50% दिखी हमें, वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से। ये एक प्राइवेट कंपनी का एक इंडेक्स कहता है, ठीक है। उसके बाद टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री, इट हैज़ शोन ग्रोथ। इंडिया जो है, अगर हम लोग टूरिज्म में मेडिकल टूरिज्म की फील्ड की बात करें तो मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया रैंक्स 10th इन दिस। अब ये मेडिकल टूरिज्म का मतलब क्या होता है? इंडिया के अंदर ऐसा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस सिस्टम है कि दूसरे देशों के लोग यहां पर क्या करते हैं? मेडिकल टूरिज्म किससे रिलेटेड होता है? क्या करते हैं? ट्रीटमेंट वगैरह आते हैं, है ना। अर्शप्रीत, यहाँ के अस्पतालों में जाकर लगता है क्या आते होंगे? आते 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 हैं, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वो ना बहुत बड़े बड़े इलाज शो के लिए आते हैं, वैसा नहीं है। तो अपोलो मैदान तो, और वो हॉस्पिटल भी बहुत होते हैं वो जो रोज़मर्रा के जीवन में हमें आसपास में, आप सोचो। क्या चीज़? आर्मी हॉस्पिटल। हाँ वहाँ। तो अगला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ITBPM। 15.5% की ग्रोथ जो है इसमें देखने को मिली है 2021-2022 में। जो IT सर्विसेज हैं, इकोनॉमिक सर्वे बताता है हमें, इनका रेवेन्यू जो है, मतलब रेवेन्यू शेयरिंग में वो बहुत मेजोरिटी शेयर है, ग्रेटर देन 51% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब में, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, इसके बारे में डिटेल में हम समरी में देखेंगे। अभी आपको सिर्फ कीवर्ड्स यही आपको समझ में आ रहे होंगे, आई नो। अभी कुछ कुछ चीज़ आपके सर के ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन ये टर्म्स एटलीस्ट आपको पता है कि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री। टूरिज्म के अंदर सिर्फ कुछ लोग मॉन्यूमेंट्स वगैरह या फिर
छतरपुर में मान लो फॉर एग्जांपल कामासूत्र का टेम्पल देखने आए हो, लेकिन इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म के बारे में भी इकोनॉमिक सर्वे बात कर रहा है, और इसके अलावा कुछ वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी बेस्ड सेक्टर्स की भी बात कर रहा है। फिर उसी में से एक जो बहुत प्रोमिनेंट है आजकल, जो आप लोग बाज़ार से ज़्यादा ऑनलाइन वगैरह खरीदना बेचना पसंद करते हो, वो है ई कॉमर्स। ठीक है, आपको पता है ना एक चीज़ आप लोगों को, ये ई कॉमर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग सामान मंगवाते हैं। अगर आप एक लोकल एरिया में बहुत छोटी सी गली में एक मतलब मान लो कि माचिस की डिब्बी के बराबर अगर आप दुकान खोलकर बैठे हो, आप अपने आप को अमेजन पे रजिस्टर करवा सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पर सेल करने के लिए लगा सकते हो। डू यू नो इट? ई कॉमर्स के अंदर यस, क्यों? जैसे आप अर्बन क्लैब को देखो, वो गुड देने तो नहीं आता, बुकिंग हो जाती है। ओला उबर, अब ई कॉमर्स के अंदर लेकिन जनरली माना ऐसे ही जाता है कि ये जो अमेजन और जो फ्लिपकार्ट है ना, इनकी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अब ये भी अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अमेजन प्राइम, अमेजन से ही तो रजिस्टर्ड करते हो उसको। क्या करते हो अमेजन प्राइम से? बताओ कौन सा गुड मंगवाते हो अमेजन प्राइम पे? किस लिए होता है अमेजन प्राइम का प्लेटफॉर्म? बोलो भाई। घर पे जो अमेजन फायर स्टिक लगती है टीवी के अंदर, वो किस लिए होती है? क्या टीवी से निकल करके शकला का बूम बूम की पेंसिल की तरह क्या गुड निकल कर आते हैं उससे? कुल मिलाकर वेब सीरीज और पिक्चरें देखने के लिए तो है ना वो वाली चीज़। लेकिन आपने पे करा है उसको कि नहीं करा है सर्विसेज पाने के लिए? करा है ना, वही चीज़ है। इसको वैसे वो भी कहते हैं, मतलब इसके एक हायर एडवांस वर्जन होता है, प्रॉपर नेम अगर मैं इसको बताऊँ ना, उसको ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। पता होगा ना ये, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। तो इट हैज़ ऑल्सो शोन ग्रोथ। और ई कॉमर्स तो बहुत भयंकर तरीके से मतलब फैला है। कुछ भी मंगवाना हो तो ई कॉमर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, या जो भी साइट्स होती हैं बेसिकली। और ई कॉमर्स सिर्फ इसके लिए नहीं, अमेजन फ्लिपकार्ट के लिए नहीं, आजकल मेरे दिमाग से नाम खिसक रहा है, वो करीना कपूर का एक ऐड आता है कि वो फार्मेसी, क्या नाम होता है, नेटमैक्स, हाँ, कि दवाइयाँ वगैरह ना उससे आ जाती हैं। सच में यार पे जल्दी डिलीवरी होती है क्या उसकी? अच्छा, हो जाती है। अच्छा। और एक वो भी आने लगा है आजकल कि आपको छोटा मोटा कुछ सामान, चिप्स का पैकेट वगैरह चाहिए हो ना, तो नारियल पानी, जेप्टो, आजकल वो भी बहुत फेमस हो गया है ना? तो ई कॉमर्स मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 18% एनुअली थ्रू 2025। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो मार्केट है, चलो ठीक है, आप खरीदना बेचना कर रहे हो तो एक तो ये वैसे बढ़ रहा है। एक तो पता है ये मार्केट की ग्रोथ क्यों हुई है? अब अमेजन पे भाई हिंदुस्तान में इतनी भसड़ है, तो अमेजन पे गुड्स लोग मंगवा रहे हैं इतना उतना, समझ में आ गया। कोविड के बाद ना और भी ज़्यादा ये जो चीज़ इनको चैलेंज करने के लिए, जैसे जेप्टो, दवाइयों का ये जो काम है, आप नेटमैक्स बता रहे हो ना, उसका नाम क्या नाम है ना, नेटमैक्स, हाँ। तो ये सब जितनी भी चीज़ें आने लगी हैं, अब इसके लिए हिंदुस्तान जैसी जगह में जहाँ पर एक एक गली के अंदर भेड़ बकरी जैसी आबादी भरी हुई है, हमें लोग तो चाहिए ना, तो ये कंपनियां बहुत सारे लोगों को रोजगार देने लगी हैं। आपको बस एक बाइक चाहिए, इस पर रजिस्टर करवाना है, जैसे ओला उबर भी है, जैसे मतलब मान लो कि आपके पास एक ऑटो है, या फिर आपके पास 5 से 10 लाख रुपए हैं, आप दिल्ली जैसी जगह में 1 लाख रुपए का पड़ेगा आपको, या 90,000 का पड़ेगा, आप बैटरी रिक्शा ले लो 5, चलवाओ उनको किसी से। या फिर आप ऑटो है, उसको ओला उबर के अंदर, अब तो ओला ऑटो और उबर ऑटो ये जो भी है ये भी आ गए हैं, आप रजिस्टर करवा लो। मोटा मोटी मैं अगर आपको बताऊं तो दिन के आपको 500 से 700 रुपए, और बहुत अच्छे दिन गए तो 1,000 रुपए भी बच जाएंगे ड्राइवर को देने के बाद भी। एंड आप उसको इमेजिन करके देख लो कि एक ऑटो है तो 500-800 रुपए बच रहे हैं, 5 ऑटो हैं, महीने के एंड में आपको श्योर शॉर्ट फिक्स इनकम कितनी हो रही है। एंड दिस इज द इनकम जो कि सीएनजी वगैरह को और ड्राइवर को आपको देने के बाद जो बचेगी, बस आपके पास पैसा आपको लगाना है ऐसा करके। और दिल्ली में क्या हम अश्प्रीत ये बोल सकते हैं कि उत्तम नगर, द्वारका, दिल्ली एनसीआर में अगर हम ऑटो चलवाएं तो वो नहीं चलेंगे, धंधा फ्लॉप हो जाएगा? बताओ, भीड़ को देखते हुए बताओ, ये धंधा पिट जाएगा क्या? बैटरी रिक्शा अगर हम 10 खरीद रहे हैं तो क्या वो नहीं चलेंगे, खड़े रहेंगे क्या? आशिमा, उत्तम नगर का एरिया है। तो ये चीज़ है। उसके बाद डिजिटल फाइनेंस या डिजिटल फाइनेंशियल जिसको कहते हैं, इट हैज ऑल्सो शोन ग्रोथ। इंडिया टुक द लीड विद फिनटेक एडॉप्शन रेट ऑफ 87%, जो कि वर्ल्ड एवरेज से भी हायर रहा है। दुनिया में ये जो फिनटेक टेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, से 64% बढ़ी है, इंडिया की 87% बढ़ी है। और ये हमें बताता है एक इंडेक्स, ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन इंडेक्स। सबसे पहले इस टर्म को समझ लेते हैं एक बारी जरा।
ये क्या होता है फिनटेक? ये फिनटेक वही होता है जो कि अर्पित हमें लगातार 2 क्लासेस से बताया जा रहा है। टीसीएस अपनी कोई सर्विस दे, ठीक है, और या कोई पोर्टल्स मेंटेन करे कोई भी एक कंपनी। बेसिकली यहाँ पर तो चलो टीसीएस का काम उसने यूपीएससी से कनेक्ट करते हुए बताया, आप इसको एक बारी समझने की कोशिश करो, एक बारी पढ़ो। सॉफ्टवेयर और दूसरी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो कि बिजनेसेस यूज करते हैं अपने फाइनेंशियल सर्विसेज को ऑटोमेट करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए, कुल मिलाकर अपने पोर्टल या अपने बिजनेस को ईजी बनाने के लिए, आप कुल मिलाकर ये कह लो कि उसको ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट करवाने के लिए, जिसमें मैन पावर कम से कम लगे और डिजिटल मीडियम से ही आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से आपका वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाए। तो ये चीज़ होगी फिनटेक। फिनटेक की दिशा में लेटेस्ट चीज़ कौन सी एक आ रही है? मयूर, आपने आज मुझे फोटो भी भेजी थी उसकी व्हाट्सएप के साथ मर्जिंग, या फिर सरकार का प्लान है कि उसको लगाना है व्हाट्सएप के साथ, चैट जीपीटी। और देख रहे हो मयूर, मैंने इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर 1 के अंदर ही ये चीज़ बता दी थी, चैट जीपीटी। और कुछ एग्जांपल्स दो जरा मुझे अर्पित, कोई मॉडर्न एग्जांपल कुछ और दो उसके। क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ला सकते हैं इस डोमेन के अंदर? बिल्कुल आता है ना वो भी। अच्छा, आप काम कर रहे हो? हाँ हाँ, अच्छा बढ़िया, ठीक है जी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सर्विसेज, एफडीआई इन सर्विसेज, बाहर से इनफ्लो हो रहा है अच्छा खासा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सर्विस सेक्टर के अंदर। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 की, जिसको रिलीज करता है यूएनसीटीएडी। माइंड यू दोस्तों, प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन बन सकता है, ये 2022 तो हटा दो, ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? ठीक है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर इजाफा हुआ है। पांचों के पांचों इसके जो ट्रेंडिंग सेक्टर्स हैं वो दिखा रहे हैं बूम। पूरा का पूरा ये ओवरऑल पॉजिटिव एस्पेक्ट के अंदर है, ठीक है। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है, तो वर्ल्ड एक इंपॉर्टेंट एंगल बन जाता है, और इसी के लिहाज से रिपोर्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को निकालता कौन है। याद होगा आपको अंकिता, हमने कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की 12वीं क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी करी थी, कोल्ड वॉर के चैप्टर के अंदर उसमें ये नाम आता है यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। वो इंडिया को प्लेस करता है एज द 7th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इन द टॉप 20 कंट्रीज इन 2021। लेकिन ये जो 7th लार्जेस्ट रेसिपिएंट है एफडीआई इंडिया टॉप 20 कंट्रीज में से, ये किसकी एंगल की बात हो रही है? इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग इन एफडीआई इन सर्विसेज। जो एफडीआई आई है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट जो हुई है सर्विस के अंदर, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया ने हाईएस्ट एवर एफडीआई इन्फ्लोज रिसीव करे, ठीक है। सर्विस सेक्टर के अंदर कितने थे वो? 84.8 बिलियन यूएस डॉलर, इंक्लूडिंग 7.1 बिलियन एफडीआई इक्विटी इन्फ्लोज। इतना पैसा इंडिया के अंदर आया है, रोजगार आया है सर्विस सेक्टर के अंदर। फिनटेक मैंने आपको बता ही दिया, और कोई टर्म तो नहीं रह गई है? नहीं। ओके, बस ये चीज़ याद रखना कि कोविड के बाद ना ये चीज़ लगातार बढ़ती हुई रही है, ट्रेंडिंग फेज में ही रही है, 8.4 से 9.1, और अभी और भी बढ़ती रहेगी, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि आजकल ना मयूर, इन्वेस्ट करने के लिए निफ्टी आईटी भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि ये आईटी सेक्टर बूम कर रहा है, और वो इसलिए बूम कर रहा है बिकॉज सर्विस सेक्टर बूम कर रहा है। और वो क्यों बूम कर रहा है? बिकॉज इसके पांचों डोमेन्स, पांचों इंडिकेटर्स पॉजिटिवनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक भी नेगेटिव नहीं है। तो सारे के सारे ये आईटी सेक्टर को उठाएंगे, एंड आईटी सेक्टर में जितनी कंपनियां आती हैं वो उठेंगी। अगर वो उठेंगी तो उनके शेयर्स भी उठेंगे, क्योंकि उनके स्टेक होल्डर्स का भरोसा इन कंपनीज के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। देखकर सिर्फ यही है, आईटी सेक्टर के जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली हैं पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।